हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, कैसे मिलते हैं। प्रेजेंटली आप ये बताओ कि आपके सामने जो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बर्फ़ पड़ी है, बीच में बहुत बड़ा सा एरिया है, एक बहुत गहरा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ शायद खुदाई करके बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से रास्ते बनाए गए हैं अंदर यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो बेसिकली ये जो एक आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है ये, ठीक है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा एरिया जिसको खोद खोद के इतना गहरा किया गया है, ठीक है। इट्स अ कॉपर माइन, इसका नाम है बिंगम कैनियन ओपन पिट कॉपर माइन। तो यहाँ से हम खुदाई करके कॉपर के मिनरल्स निकालते हैं, क्योंकि कॉपर आपको डायरेक्टली तो मिलता नहीं। कोई भी मेटल है, आप कॉपर की बात करो, आयरन की बात करो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कोई भी मेटल, वो आपको प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है। उसके क्या मिलते हैं? मिनरल्स, ओर्स, ठीक है। तो वो खुदाई करके हमें मिलते हैं। तो उन खुदाई करके जो मिनरल्स आपको मिलेंगे, वो रॉक्स मिलेंगी, मतलब पत्थर मिलेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा मेटल होगा। उस मेटल को उस पत्थर से निकालना है, प्यूरिफाई करना है। तो हज़ारों लाखों टन पत्थर यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा मेटल होगा। अभी यहाँ पर प्रॉपरली हम कॉपर कैनियन, कॉपर माइन की बात कर रहे हैं। तो इस माइन से खुदाई में जो भी पत्थर वगैरह मिलते हैं, उनसे मेनली कॉपर मिलता है। कॉपर के अलावा और भी मेटल्स मिलते हैं, गोल्ड थोड़ा मिलता है, ठीक है, मॉलिब्डेनम मिलता है, ओके। तो और भी मेटल्स कॉपर के साथ प्रेजेंट होते हैं, पर मेनली कॉपर हमें मिलता है। तो कॉपर का जो मिनरल है या जो रॉक है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर ये आपके सामने डायग्राम है, ये ग्रीन कलर का। तो इसमें कॉपर प्रेजेंट है। इसको जब हम एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू ट्रीट करते हैं, तो फाइनली आपको प्योर कॉपर मिलता है। तो इस तरह से माइनिंग से ओर्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स से फाइनली हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस करवा के प्योर मेटल बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही गोल्ड आपने देखा होगा, तो आपने प्योर गोल्ड देखा है, पर कभी ये सोचा है कि गोल्ड नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो गोल्ड का जो ओर है, मिनरल है, वो कुछ ऐसा होता है। इस पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें गोल्ड है। तो इससे गोल्ड को निकालना है और बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ से गोल्ड को यहाँ पर अलग करना है। तो ये आपको फाइनली गोल्ड मिलेगा। इसको फर्दर और प्यूरिफाई किया जाएगा अभी, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस कि किस तरह से हमें मेटल्स मिलते हैं। अब बात रही कि मेटल्स के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब आप डे टू डे लाइफ इमेजिन करो, कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं, सुबह खाना बनता है तो मेटल के बर्तनों में बनता है, ठीक है। जिस गाड़ी में आप ट्रैवल करते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, वो गाड़ियाँ, बसेस, टू व्हीलर्स सारे मेटल से बने हैं, ठीक है। आपके मोबाइल्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, घर पे जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, घर बन रहा है आपका, तो उसमें क्या है? स्टील लगा हुआ है, सरिया लगा हुआ है, ठीक है। तो मेटल्स की हमारी डे टू डे लाइफ में जो यूजेज है, जो इम्पॉर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्लियर? अब मेटल्स की जब हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, अब आपने कभी सोचा कि एयरक्राफ्ट में कौन सा मेटल लगता होगा? नॉर्मल लोहे से बना देते हैं कि नॉर्मल एल्यूमिनियम से बना देते हैं, कि कौन सा मेटल लगाएंगे? तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक ही तरह का मेटल चाहिए होता है। जब आप वायरिंग देखते हो, तो घर में जो वायरिंग होती है या कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, वायरिंग किस मेटल की होती है? कॉपर की होती है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वायरिंग में कॉपर ही यूज़ करते हैं, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज़ करते? तो इसका रीज़न है कि हर मेटल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, उसके लिए किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, वही वाला मेटल आप यूज़ करोगे। तो एयरक्राफ्ट बनाने में हमें बहुत लाइट वेट और बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब हल्का भी होना चाहिए पर बहुत स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, ऐसे मेटल चाहिए होते हैं। तो वो बेसिक मेटल नहीं होते, वो वहाँ हम अलॉय यूज़ करते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स,
ठीक है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कल को किसी भी मेटल का बर्तन बना के तो यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर दोगे, ठीक है। गाड़ी बनाना है तो गाड़ी आप सोडियम के मेटल से तो नहीं बनाओगे, ओके। तो कहाँ पर कौन से मेटल को यूज़ करना है, ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके। तो अगर हम मेटल्स की डिस्कवरी की बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम से इंसान ने मेटल्स को डिस्कवर करना स्टार्ट किया। तो स्टोन एज में हमारे पास क्या था, स्टोन एज में कुछ ऐसा था जैसा आपको यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है इस इमेज में, लकड़ी पत्थर था। तो जो भी आपके टूल्स बनते थे, ठीक है, वो सभी पत्थर से बनते थे। पत्थर को शार्प कर करके अलग अलग शेप दे के हम हथियार बनाते थे, टूल्स बनाते थे शिकार करने के लिए। फिर स्टोन एज के बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो ब्रॉन्ज एज में कॉपर में टिन ऐड करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, ठीक है। उनको नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, बट ठीक है, दैट वाज एक्चुअली ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज अलॉय के टूल्स बनने लगे, वेपन्स बनने लगे, ठीक है। आयरन एज में आयरन के वेपन्स बनने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मेटल्स डिस्कवर हुए, बहुत पुराने समय से मेटल्स यूज़ हो रहे हैं। और आज की डेट में मेटल्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। सबसे अच्छा जो एग्जांपल आपके लिए है दैट इज़ मोबाइल। आजकल के मोबाइल्स आपने सुना होगा मैग्नीशियम के बने होते हैं, मैग्नीशियम अलॉय है, एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके साथ कुछ कंपोजिट मटेरियल्स लगे हुए हैं, किसी में ग्लास लगा हुआ है। तो मोबाइल्स में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मोस्ट मेटल्स नेचर में कैसे मिलते हैं। फ्री नहीं मिलते, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, दे अकर एज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपको मैंने पत्थर जैसे दिखाए थे वैसे रॉक टाइप स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम विच, तो मिनरल्स बहुत होते हैं। जैसे एक ही मेटल के 4, 5, 6 मिनरल्स हो सकते हैं, पर उनमें से सबसे आसानी से या सबसे सस्ते तरीके से मेटल जिससे निकाला जा सके उसको बोलेंगे ओर। मतलब एक मेटल के मान लो 5 मिनरल्स हैं, ठीक है। तो 5 मिनरल्स में से सबसे मेटल को निकालना बराबर आसान तो नहीं होगा। हो सकता है कि एक मिनरल से निकालना मुश्किल हो, दूसरे से निकालना आसान हो। तो जिस मिनरल से सबसे इकोनॉमिकली कम पैसे में मेटल को निकाला जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, उस मिनरल को ओर कहा जाता है। समझ गए। तो मिनरल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर ओर जनरली 1 या 2 ही रहते हैं, कम रहते हैं। मिनरल्स हमेशा ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब ओर में होता क्या है। ओर से आपको मेटल को निकालना है, तो ओर में मेटल कंटेनिंग मिनरल होगा और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। इम्प्योरिटीज़ में जैसे कचरा, मतलब मिट्टी है, और कोई लेस इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं अलग अलग। उन इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालोगे तभी तो प्योर मेटल रहेगा पीछे, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है गैंग, GANGUE, ठीक है। तो ओर में क्या होता है, मेटल कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं और इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं गैंग। अब मिनरल्स का कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम टेबल में देख सकते हैं कि मेटल का ओर क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो एल्यूमिनियम को किससे निकाला जाता है, उसके ओर का नाम है बॉक्साइट, उसका फॉर्मूला है Al2O3.XH2O। क्रोमियम को निकालते हैं क्रोमाइट से, FeCr2O4। कॉपर को निकालते हैं चैल्कोपायराइट से, दैट इज CuFeS2। आयरन को निकालते हैं हेमेटाइट से, लेड के लिए गैलेना, मैंगनीज के लिए पायरोल्यूसाइट, मरकरी सिनाबार, टिन कैसिट्राइट, टाइटेनियम रूटाइल या इल्मेनाइट, जिंक स्फेलेराइट। ये सारे के सारे सुनने में आपको अच्छे लगे ना लगे, बट डेफिनेटली ये याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 11th में आपको कुछ मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और 12th में तो उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है मेटलर्जी। तो ये याद करने ही हैं। तो अभी अगर आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी, बाद में आसानी होगी,
ठीक है, तो जो करना ही करना है, कल करना है, परसों करना है, इट्स बेटर कि आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर इस लिस्ट को देख के आपको एक चीज लगी होगी, एल्यूमिनियम का जो ओर है उसमें एल्यूमिनियम किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। ठीक है, वैसे ही आयरन का देखें तो Fe2O3 आयरन का भी ऑक्साइड है। लेड का देखें तो लेड सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब लेड का सल्फाइड है। मरकरी का भी सल्फाइड है। टिन का ऑक्साइड है, टाइटेनियम का ऑक्साइड है, जिंक का सल्फाइड है। किसी के कार्बोनेट्स भी होते हैं, ठीक है, सल्फेट्स होते हैं। तो और अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको पता लगेगा कि अब हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग मेटल्स की बात करते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक है। ठीक है, ये पहले और दूसरे ग्रुप को मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के मेटल्स मेनली क्लोराइड्स, सिलिकेट्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये कलर दिया गया ब्लू कलर, किसका है? सिलिकेट्स का। मतलब लिथियम किससे मिलेगा? उसके सिलिकेट्स से मिलेगा। सोडियम लाइट ग्रीन किसका है? क्लोराइड। मतलब सोडियम किससे निकालते हैं हम? उसके क्लोराइड से, मतलब NaCl से। पोटाशियम किससे निकालते हैं? K स्टैंड फॉर पोटाशियम। पोटाशियम किससे निकालते हैं? वो भी क्लोराइड, मतलब KCl से। रुबिडियम उसके सिलिकेट से, सीजियम को सिलिकेट से, बेरिलियम को भी सिलिकेट से। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनको किससे निकाल रहे हैं? उनके कार्बोनेट से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जो घर में यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके कार्बोनेट्स को यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग मेटल के और कौन से होते हैं, किसको कार्बोनेट से निकालते हैं, किसको उसके क्लोराइड से, सिलिकेट से, फॉस्फेट से, ऑक्साइड से, सल्फाइड से। और कुछ फ्री मेटल्स होते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में मिलते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के साथ देखो, अब आपने जो पत्थर देखा था, ऐसा नहीं है कि उस पत्थर में दिख तो रहा है ना आपको ये येलो वाला, ये गोल्ड है, इट इज़ प्योर गोल्ड। सिर्फ साथ में इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी होगी, सैंड होगी, उसको हटाना है, पीछे रह जाएगा प्योर गोल्ड। ऐसा नहीं कि गोल्ड का ऑक्सीजन के साथ या किसी और के साथ कंपाउंड बना हुआ है कि उस कंपाउंड से फिर आपको गोल्ड को अलग करना है। तो मतलब वो कंपाउंड फॉर्म में नहीं है प्योर मेटल, पर साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। पर सोडियम की बात करें तो सोडियम किस में है? अपने क्लोराइड में है। तो पहले NaCl से Cl को अलग करना पड़ेगा, Na को अलग करना पड़ेगा। तो पहले तो उसकी इम्प्योरिटीज़, मिट्टी वगैरह, पत्थर जो भी है उसको निकालोगे, फिर NaCl से Cl अलग करोगे, Na अलग करोगे, तब जाके सोडियम मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो कुछ मेटल्स प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड है, पैलेडियम, प्लेटिनम, इरिडियम, रोडियम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। टेक्नीशियम बीच में दिया गया है कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनता है। इसका कोई मिनरल सोर्स नहीं है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम किससे निकलता है? ऑक्साइड से, अभी देख लिया हमने, Al2O3.X H2O। टिन SnO2 उसके ऑक्साइड से मिलता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको ये बताएगा कि अलग अलग मेटल, उनके ओर्स क्या हैं, किसका फॉस्फेट है, किसका सिलिकेट है, कार्बोनेट है। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको आराम से डिटेल में देख सकते हो, पे सोच सकते हो, फिर नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको समझने के लिए या जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस सब्सटेंस को चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट के लिए पानी को चेंज तो नहीं करना पड़ेगा ना, गर्म ही करना पड़ेगा। तो गर्म करने से कौन सा पानी चेंज हो जाता है? तो वो प्रॉपर्टीज़ जो बिना किसी केमिकल चेंज लाए ऑब्जर्व की जा सकती हैं, उनको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कलर क्या है किसी चीज़ का, शेप क्या है, उसमें शाइन है नहीं है, रफ है स्मूथ है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
डेंसिटी क्या है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बिना उसको चेंज किए आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमें देखना है कि अलग अलग जो मेटल्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इसके सामने अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इमेजेस दी हुई हैं। इन इमेजेस में आपको ये देख के बताना है कि कौन सी इमेज में कौन सा मेटल हो सकता है। एक रफ आइडिया, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है देख के तो नहीं बता पाओगे, ठीक है, पर जो सामान रखा गया उस सामान से ही आइडिया लगाओ कि ये शायद ये वाला मेटल है। तो फर्स्ट केस यहाँ पर देखें, दिस इज आयरन, ठीक है। तो नेल्स को देख के पता लग रहा होगा आपको कि आयरन की नेल्स होती हैं, तो आयरन देखने में ऐसा लगता है। सेकेंड इज कॉपर, क्योंकि दिख रहा है कि कॉपर वायर, और कॉपर का कलर भी बड़ा यूनिक होता है, ठीक है, तो कॉपर वायर है ये। तीसरा जो केस है, दिस इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अलॉय बनते हैं, जैसे कि ये गाड़ियों का अलॉय है टायर्स में लगाने वाला। फिर जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन है वो किससे बनता है? एल्यूमिनियम से बनता है। आप घर में जब लंच पैक करके आपको देते हैं तो किस में रैप होता है? एल्यूमिनियम की फॉइल में। तो एल्यूमिनियम देखने में कैसा लगता है ये आपको पता है। कॉपर कैसा दिखता है, आपने वायर्स देखी हैं कॉपर की, तो आपको पता है। आयरन कैसा है ये आपको पता है। अब ये जो फोर्थ डायग्राम है यहाँ पे, कैमरा, ये किसका बना हुआ है? दिस इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक काफ़ी लाइट वेट मेटल है। तो आजकल जो बड़े हाई एंड महंगे फ़ोन हैं या कुछ बहुत जो महंगे कैमरा होते हैं उनको बड़ा लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि जितने हल्के होंगे उतने ही अच्छे रहेंगे, मतलब कैरी करने के लिए, लाने ले जाने के लिए आसान है, ठीक है। तो महंगे फ़ोन हल्के होते हैं, तो उनको हल्का बनाने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा महंगा पड़ता है पर इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और ये काफ़ी लाइट वेट है। तो ये है मैग्नीशियम मेटल, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग गया कि हाँ, कुछ अच्छी क्वालिटी के कैमराज में मैग्नीशियम की फ्रेम होती है। कुछ साइकिल्स में भी मैग्नीशियम की फ्रेम होती है। जो साइकिल आप चलाते हैं, जो थोड़ी महंगी वाली साइकिल्स हैं, उनकी फ्रेम, क्योंकि उसको हल्का करने के लिए मैग्नीशियम की फ्रेम होती हैं। तो वो साइकिल जनरली 40-50,000 प्लस से स्टार्ट होती हैं या उससे भी हायर रेंज में स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट इज लेड, ठीक है, दिस इज लेड। तो लेड की ये वायर्स हैं, ठीक है। तो लेड देखने में कुछ ऐसा लगता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज जिंक। तो ये जिंक के बोल्ट हैं, ठीक है, जो नट बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये जिंक मेटल है। देन यहाँ पर है हमारे पास सोडियम। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है जिसको आप नाइफ से, चाकू से काट सकते हो। इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से काट सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग मेटल्स हैं कि वो देखने में कैसे लगते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपने यहां पर एक चीज तो नोटिस की होगी कि ये सभी शाइन कर रहे हैं, इनके सरफेस में शाइन है। तो इसका मतलब हुआ कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी तो है कि अगर वो प्योर स्टेट में होंगे, प्योर में, ऐसा नहीं है कि जंग लगा हुआ, लोहे को जंग लग जाएगा तब तो शाइन नहीं करेगा वो, ठीक है। तो प्योर स्टेट की बात करें तो मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में एक शाइनिंग सरफेस होता है जिसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। अब आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको सोच के आना है कि मेटालिक जो लस्टर है, मेटल्स क्यों शाइन करते हैं, ठीक है, क्या रीज़न क्या है उनका। प्लास्टिक तो शाइन नहीं करता उतना जितना मेटल शाइन करते हैं, ठीक है। और अंधेरे में शाइन करते हैं कि लाइट में शाइन करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट में ही शाइन करते हैं, अंधेरे में तो नहीं करते। तो लाइट में ऐसा क्या होता है मेटल में कि वो शाइन करता है। दूसरी बात देखें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली, सभी मेटल्स नहीं, पर जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, पर हार्डनेस मेटल टू मेटल चेंज होती रहती है। कुछ मेटल ज़्यादा हार्ड होते हैं और कुछ मेटल रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं। देन थर्ड पॉइंट, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब हथौड़ा मार मार के आप उनको चपटा कर सकते हो, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, ठीक है, कि जिन मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करना आसान होता है, मतलब वो ज़्यादा मेलेबल हैं, और जिनको शीट में कन्वर्ट करना मुश्किल है वो कम मेलेबल है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच एनेबल्स इट
टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद करना है कि गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं। देन अब आपने मेटल्स की वायर देखी होंगी। ठीक है, सिल्वर की वायर है, कॉपर की वायर है। तो ये वायर्स कैसे बनाते हैं? तो वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है या एक मेटल की, कि उसको आप वायर में खींच के उसकी वायर बना सकते हो। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो किसी मेटल को खींच के अगर आप उसको वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ईजिली कर पा रहे हो, तो मतलब उसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। पर खींचने पे अगर वायर नहीं बन रही हो, जल्दी टूट जा रही हो, ठीक है, एक अच्छा अच्छा डक्टाइल मेटल कैसा होगा? ठीक है, मान लो ये आपका मेटल का पीस था, इसको आपने एक एंड से पकड़ के खींच दिया तो वायर बनती जा रही है, मतलब टूट नहीं रहा, वो वायर नहीं टूट रही, वो और मेटल यहाँ से खींचती जाएगी और वायर में वो कन्वर्ट होती जाएगी। पर अगर थोड़ा सा ही खींचने पे वो टूट जाए, मतलब उसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वायर्स बनाना आसान नहीं है, वायर टूट जाएंगी ज़्यादा खींचने पे। ठीक है, तो गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल। और इसका एग्जांपल क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड के पीस को हम 2 किलोमीटर लंबी वायर में खींच सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा गोल्ड की डक्टिलिटी होती है। तो यहाँ ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको बताएगा कि मेलेबिलिटी क्या होती है। ये था गोल्ड, हथौड़े मार मार के आपने इसको शीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रहेंगी। तो नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी गई हैं वैसे बहुत सिंपल है, उन एक्टिविटीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, पर चलो फिर भी एक्टिविटी दी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, देखो क्लैंप है, क्लैंप पे आपने एक मेटल वायर, अब ये वायर तो देखने में नहीं लग रही, मेटल रॉड जैसी लग रही है। रॉड के ऊपर वैक्स लगा के आपने एक पिन उसमें चिपका दी है। ठीक है, क्या लगा दिए? वैक्स, मोम। तो वैक्स लगा के उसके ऊपर एक पिन आपने चिपका दी है। अब इसको बर्नर से इस एंड को हीट किया तो ये एंड गर्म होगा। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, कभी कभी आपने खाना बनाते हुए देखा होगा कि अगर आप कुछ गर्म कर रहे हो और उसमें आपने चम्मच रखा हुआ है, अगर आप थोड़ी देर उसको ऐसे रहने दो, चम्मच गर्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर मेटल रॉड का एक एंड हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे वो हीट दूसरे एंड तक भी चली जाती है, तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। मतलब मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि यहाँ से आप गर्म करना स्टार्ट करोगे, ये हीट धीरे 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 दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी और गर्मी की वजह से ये जो मोम है, वैक्स, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा तो इसमें जो फंसी हुई पिन थी वो गिर जाएगी। तो इससे क्या पता लगा? सीधी सी बात पता लगी कि आपने इस एंड को गर्म करना स्टार्ट किया था, पर हीट धीरे धीरे ट्रैवल करके दूसरे एंड तक पहुंच गई। तो सिंपल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं सारी, मेटेलिक लस्टर है, ये सारी ये प्रॉपर्टीज ही हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जिनको करंट लगा उनको पूछो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपने बैटरी ली, बैटरी के आगे बल्ब कनेक्ट किया, वायर ली, 2 क्लिप्स लिए। अब इन क्लिप्स के बीच में मेटल का एक पीस फंसा दो। ठीक है, एक बार आयरन का पीस फंसाओ, एक बार सोडियम ले लो, एक बार कोई और मेटल ले लो। तो अलग अलग मेटल लेके इसको ट्राई करो। अगर सर्किट कंप्लीट हो गया, अगर वो मेटल कंडक्ट कर गया तो सर्किट कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। और आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स में, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स में वो कंडक्ट करेंगे और बल्ब जलेगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको लिख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी होगी।
अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। ठीक है, सोनोरिटी क्या होती है? आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटियां होती हैं, कहीं पर भी घंटियां होती हैं, जनरली वो मेटल्स की बनी होती हैं। कभी आपने मंदिर में देखा कि प्लास्टिक का एक डोम सा बना है और उसके अंदर घंटी लगी हुई है? तो प्लास्टिक में तो घंटी नहीं बजाते, मेटल्स में बजाते हैं। स्कूलों में देखा है, पुराने स्कूल्स में, अब प्राइवेट स्कूल्स का तो मुझे आइडिया उतना नहीं है, बट पुराने स्कूलों में यही होता था कि एक मेटल का बड़ा सा पीस रखा होता था और उसको लोहे हथौड़े से पीट पीट के घंटी बजती थी, तो पता लगता था कि यहाँ लंच टाइम हो गया है, ठीक है, या पीरियड ख़त्म हो गया है। तो सोनोरिटी मीन्स जब कोई मेटल हार्ड सरफेस से टकराता है, ठीक है, मेटल पे आप हथौड़ा मार दो, पत्थर मार दो, दूसरे मेटल का पीस उससे टकरा दो, तो क्या होगा? जब मेटल एक हार्ड सरफेस को हिट करता है तब अगर एक डीप साउंड जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड, metals that produce a sound on hitting a hard surface, on hitting a hard surface are said to be sonorous. ठीक है, तो ये रीज़न है कि जो बेल्स हैं वो जनरली मेटल्स की बनी होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने सारी समझ ली, सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वी कैन नॉट ग्रुप। अब हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी ना, अब ये टेम्परेचर मतलब हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सोनोरिटी है, फिर उसमें मेटेलिक लस्टर है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे नहीं बता सकते कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल है, कि कोई भी चीज़ जो चमक रही है उसमें मेटेलिक लस्टर है वो मेटल होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि शाइनी सरफेस सिर्फ मेटल्स का होता है। डायमंड का भी शाइनी सरफेस होता है, और भी कई नॉन मेटल्स हैं जिनका शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। और अब अगर हम ये बोलें कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो कोई भी अगर हार्ड एलिमेंट है तो वो मेटल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज से कि हार्डनेस कैसी है, शाइन कैसी है, इसके बेस पे आप नहीं बता सकते कि कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे मेटल्स आपको लगता है कि सारे के सारे सॉलिड होने चाहिए, पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो एक्सेप्शन आ गई। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ सॉलिड ही मेटल होते हैं तो मरकरी तो मेटल है, तो वो सॉलिड तो नहीं है। सेकंड, मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब मेटल्स को बड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ता है उनको मेल्ट करने के लिए, पर गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि उनको नॉर्मल गर्मियों में भी अगर आप हाथ पे भी रखोगे ना तो पिघल जाएंगे, इतना कम उनका मेल्टिंग पॉइंट है। रूम टेम्परेचर के आसपास उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है तो भी फिर भी ये मेटल्स हैं। फिर आयोडीन अगर हम देखें तो ये है नॉन मेटल, पर ये इसमें लस्टर है, शाइन करता है आयोडीन, तो आयोडीन मेटल्स की तरह शाइन करता है पर नॉन मेटल है। देन कार्बन की बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिनको क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो कार्बन की क्या क्या फॉर्म है, जैसे डायमंड है, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट अनदर फॉर्म है, फुलरीन्स अनदर फॉर्म है। तो डायमंड की बात करें तो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता। ग्रेफाइट की बात करें तो बहुत ब्रिटल है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, हमें तो लगता है कि मेटल्स ही करते होंगे, पर ग्रेफाइट तो कर रहा है, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। तो ये सारी की सारी एक्सेप्शंस हैं, इनके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिसाइड करना कि कोई एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर सॉफ्टनेस की बात कर लो। अब हमें लगता है कि मेटल्स हार्ड होने चाहिए हमेशा, पर अल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इतने सॉफ्ट हैं कि उनको आप नाइफ से काट सकते हो, तो हार्डनेस वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं रहा, ठीक है। तो दैट इज क्लियर। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड, कि एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई करना कि वो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं,
किसके बेसिस पे करेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, नहीं कर सकते उनके बेस पे क्लासीफाई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, कि मतलब उनकी केमिकल नेचर कैसी है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे, एयर के साथ कैसे, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम पता लगाएंगे कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो मतलब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी और नॉन मेटल्स की अलग होंगी। तो इतना पार्ट हो गया। अब क्विकली कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। एट द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्करी। तो ये सारे आंसर्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मीन्स जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल मीन जिसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी, ओके। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि उनको बर्न करते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 3.9 से हम कंटिन्यू करेंगे।